हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में दो बड़ी वैकेंसी है जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें आपका पहला तो है बीपीएससी एईडीयू। इसका आवेदन 28 से शुरू होने वाला है। इसके अलावा जो बीएसएससी सिजिल फॉर एएसओ की वैकेंसी है, इसका भी आजकल में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म में संशोधन था 100 रुपये का, उसको कर लिया गया है। तो कभी भी आपका एप्लीकेशन लाइव कर दिया जाएगा और आप सब एप्लीकेशन अपना सबमिट कर पाएंगे। लेकिन जितना ज़रूरी है इन सब एग्ज़ाम का सिलेबस को ध्यान में रख करके तैयारी करना, उतना ही ज़रूरी है कि आप फॉर्म सही तरीके से भर रहे हैं कि नहीं। यानी कि जो फॉर्म भर रहे हैं आपके पास जो पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है वो जो होनी चाहिए वो है या नहीं है। मिनिमम जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो जीएडी का गाइडलाइंस है, न्यू जो गाइडलाइंस जारी हुआ है जीएडी की तरफ से, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मिनिमम होने ही चाहिए आपके पास। देखिए, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन में फॉर्म जब भर देते हैं, जब लास्ट डेट ख़त्म हो जाता है और फिर उसके रिगार्डिंग आपको न्यूज़ मिलती है, तो आप परेशान हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके तैयारी में भी बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि आपके माइंड में एक सवाल चलते रहता है कि क्या हमारा डीवी में तो दिक्कत नहीं ना होगा, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम लोग उसको एंड करने वाले हैं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बता देंगे और आप समय रहते उसको तैयार कर सकते हैं और फॉर्म अपना सही तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दो गाइडलाइंस का जो अवलोकन करने वाले हैं, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया है और सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स का कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर ले कि जो इसमें क्वालिफिकेशन वाला कौन कौन सा डिग्री आपको लगानी होगी। अब चूंकि देखिए, दोनों में आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, यानी कि आपका ग्रेजुएट पास होना चाहिए। जो लोग ग्रेजुएट पास हैं वही फॉर्म भरेंगे। और आपके पास सबसे पहले बात करें अंक पत्र की, तो देखिए मार्कशीट आपके किस किस क्लास के होने चाहिए। तो मार्कशीट में आपका यहाँ पे देखिएगा, तो ये टेंथ का आपका मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका देखिए 12th का मार्कशीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन का आपके पास जो भी आपका डिग्री है ग्रेजुएशन की, वो आपके पास होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 1 मिनट, देखिए 10th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए और ये दोनों अपलोड करना होगा। आप बीएसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म भरिए, चाहे बीपीएससी एईडीयू का फॉर्म भरिए, दोनों में आपका ये डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट तो अपलोड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। नीचे इसके बाद बात करें हम लोग, तो इसके बाद देखिए आपका आ गया प्रमाण पत्र में सर्टिफिकेट आपके क्वालिफिकेशन का या प्रोविजनल, दोनों में से कम एक होनी चाहिए। 10th का भी, 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी, ये तीनों को अपलोड करना होगा आपको। सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों तो ऑलरेडी आपके पास होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, तो अब इतना समय में तो आपके पास आ ही गया होगा। रही बात ग्रेजुएशन की, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, केवल मार्कशीट है आपको, तो देखिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 दिन के अंदर में, 1 सप्ताह के अंदर में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका मिल जाता है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पास किए हैं, तो दोनों का अलग अलग तरीका होता है। कई सारे यूनिवर्सिटी में आपको ऑनलाइन ये मिल जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और फिर उसको ऑफलाइन जाके काउंटर पर जमा करते हैं, तो विदिन 1 वीक में आपको मिल जाता है। लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ अभी भी ऑफलाइन है, तो आपको फॉर्म वहीं पे मिलेगा, जाके सबमिट कीजिएगा तो 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। इवन कई सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें हैंड टू हैंड मिल जाता है सेम डे में। तो देखिए, आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए। कष्ट क्या करना है, ये आप ही के लिए है कि आपका आवेदन रद्द नहीं होगा, आगे चल के आपको डीवी में दिक्कत नहीं होगी। आप प्रोविजनल ज़रूर ले लीजिए, केवल मार्कशीट के भरोसे मत रहिए, ये मैं सजेस्ट करूँगा। देखिए, लास्ट ऑप्शन है, अगर प्रोविजनल नहीं मिलता है तो मार्कशीट से तो फॉर्म भराएगा ही, लेकिन आपके पास ऑप्शन है तो आपको प्रोविजनल ले लेना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये रेडी कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, इसके अलावा आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन ये भी रहता है कि मेरे पास आधार में कोई गलती हो गई है जैसे, तो जो भी आपके आधार में गलतियां हैं, तो उसके लिए आप कोई और डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अलग से 200 रुपये का पेमेंट करना होगा अगर आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म का आपका केवल 100 रुपये लगेगा, लेकिन अगर आप आधार कार्ड के अलावे पैन कार्ड का नंबर डालते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालते हैं, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 200 रुपये का फ्रिक्सिंग के लिए, आइरिस के लिए, कैप्चरिंग के लिए आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा।
तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फॉर्म आधार कार्ड के अलावे भी भर सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सारे डॉक्यूमेंट से। देखिए इन चीज़ों को यहाँ पे फॉर्म में भी मेंशन किया गया, चाहे आप BSc सिजिल का फॉर्म देख लीजिए या आप AEDO का फॉर्म देख लीजिए। देखिए वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये का अलग से पेमेंट करना होगा। यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं, बिना आधार का भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे देनी होगी। अब चलिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, निवास, इन सबको लेकर के जो गाइडलाइंस है GAD का, उसको समझिए। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार। 1 नंबर क्या है? व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। इसका मतलब है कि आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो आपके पिता के नाम से बनेगा, आपके पिता के एड्रेस से बनेगा, ना कि पति के, अगर महिलाएं विवाहित हैं। देखिए बॉयज़ के कंडीशन में तो पिता के नाम से ही बनेगा, लेकिन महिला खास करके ध्यान रखेंगी कि जिनका शादी हो चुका है वो अपने पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी। और देखिए एक बार आपका जाति प्रमाण पत्र बन गया तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, आपको बार बार इसको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई लोगों का कमेंट आता है कि मेरे पास 2024 का जाति है, किसी का 2020 का है, तो क्या मुझे बनवाना पड़ेगा? नहीं, जाति आपको नहीं बनवानी पड़ेगी। जो मैं बताऊंगा कौन कौन सी बनवानी पड़ेगी आगे देखिएगा यहाँ पे। देखिए अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। आप अपना निवास चेक कीजिएगा, उसमें अगर लिखा होगा, मैक्सिमम लोग वही बनवाते हैं परमानेंट, तो परमानेंट आपका बना है तो चाहे वो 5 साल का ही क्यों ना हो या इसी साल का क्यों ना ही हो, सब वैलिड होता है, बशर्ते कि आपका वो लाइफ टाइम वाला होना चाहिए, अस्थायी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, तत्काल वाला नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि अस्थायी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी लाइफ टाइम आपको वैलिड होता है। जाति निवास हमेशा के लिए वैलिड होता है। देखिए आय प्रमाण पत्र की बात करें हम लोग, तो आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है, अगर आपने पिछले साल 2024 में मान के चलिए जनवरी में बनाया होगा, तो वो आपका वैलिड कब ले रहेगा? जनवरी 2025 तक ही, यानी उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी होगी। जिस डेट को इशू हुआ है उस डेट के अगले साल तक आपका वैलिड रहता है। जिस मंथ में जिस तारीख को अपने पिछले साल करवाएगा उसी तारीख में उसी मंथ में इस साल आपका समाप्त हो जाएगा आय प्रमाण पत्र, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका सत्यापन पश्चात मूल प्रमाण पत्र आपको वापस कर दिया जाता है। देखिए क्रीमी में नहीं आने संबंधी विहित प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। देखिए अगर आपके पास NCL है, खासकर OBC और EBC अभ्यर्थी ध्यान देंगे, तो अगर पुराने आपके पास NCL है तो आप एक अंडरटेकिंग फॉर्म दे करके ऑनलाइन होता है और वो उसके आधार पर न्यू इशू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका 1 साल के अंदर का है तो ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या कहीं बिजी हैं आप, हो सकता है बहुत से लोग बाहर रखकर तैयारी करते हैं, आना संभव नहीं है, ये तो ऑनलाइन खैर बन जाता है, लेकिन फिर भी अगर पुराना भी है तो आपका अफिडेविट के साथ फॉर्म में वो चल जाता है। बट मेरी सजेशन रहेगी कि आप 1 साल से पुराना है तो न्यू बनवा लीजिए, ठीक है। राज्य अधीन सेवा में कुल मूल निवासी को ही आरक्षण दे है, तो ये चलिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्रीमी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो जाति, आय, निवास तीनों लगता है। क्रीमी रहित प्रमाण पत्र बनवाने के क्रम में पहले जाति, आवास और आय निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि शपथ पत्र के आधार पर सीधे क्रीमी रहित प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर जिनके पास पहले से आपका आय नहीं है तो आप सीधे यहाँ पे क्रीमी लेयर आप शपथ पत्र के साथ बनवा सकते हैं अपने ब्लॉक में जाकर के। क्रीमी रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की गणना की थे। देखिए ये चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मेरी आय गणना होगी? नहीं, यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि क्रीमी लेयर OBC NCL EBC NCL में आपके माता पिता की आय की गणना होती है, आपकी नहीं। और आय की गणना में केवल कृषि भूमि एवं वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए कृषि से आपका कितना भी इनकम हो वो आपके आय प्रमाण पत्र में नहीं जोड़ा जाता है, आपके सैलरी से कितनी हो रही है वो भी नहीं जोड़ा जाता है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ आज भी क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित शपथ पत्र आवेदक आवेदिका द्वारा दिया जाएगा। तो आप पुराने से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी आप लोग इन लफड़ों से बचिएगा, नया बनवा लीजिएगा। देखिए विवाहित अविवाहित महिला पुरुष दोनों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति एवं आय निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों जाति, आय, निवास पिता के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, यानी आपके पिता की जहाँ पे अंचल होगी वहीं से होगा, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी पिता के अस्थायी निवास से ही निर्गत होगा। तो आपका NCL भी महिला विवाहित है तो पिता के निवास से ही निर्गत होगा। अब देखिए आपके मन में ये भी सवाल आएगा NCL वालों की कि महिला अगर अपने पति के साथ रह रही है
तो क्या निवास वहाँ से बनवा सकते हैं। देखिए निवास आप पति के एड्रेस के आधार पर बनवा सकती हैं। देखिए आप निर्गत किया जा सकता है, लिखा है क्लियर कि अन्य उद्देश्य के लिए, लेकिन परंतु यह आपके विवाहित महिला के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण का आधार नहीं होगा। यानी कि जब भी आपको आरक्षण लेना है तो अपने पिता के आय, जाति, निवास उन्हीं के संदर्भ में बनवाना है, उन्हीं के अंचल से बनवाना है। और देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बता दें आपको कि ये भी इशू डेट से 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपके पास 1 साल के अंदर का होनी चाहिए सर्टिफिकेट, नहीं है तो आप बनवा लीजिए। और महिला भी इसमें, विवाहित महिला ध्यान रखेंगी कि देखिए आप अपने पति के साथ रह रही हैं, तो पति के साथ रहने की स्थिति में उनके निवास से आपका निवास जो बन सकता है, लेकिन परंतु ये आप ध्यान दीजिए, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस निर्गत होने की तिथि से अगले 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो विवाहित महिला ईडब्ल्यूएस की कंडीशन में भी अपने पिता के नाम से ही, उनके अंचल से ही निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगी, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि आप बिहार की मूल निवासी हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कंक्लूजन था। अब सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।